आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कर विवर्तन या करापात के संदर्भ में वस्तु की मांग एवं पूर्ति की लोच का क्या योगदान है। तो वस्तु की मांग एवं पूर्ति की लोच किस हद तक कर विवर्तन को प्रभावित करती है, कर शिफ्टिंग को किस तरह प्रभावित करती है, इसका पहला जो पार्ट है वस्तु की मांग की लोच, उसको हम गत वीडियो में आपको बता चुके हैं। और आज हम जानेंगे कि वस्तु की पूर्ति की लोच कर विवर्तन को किस हद तक प्रभावित करने का काम करती है। तो पूरा का जो पूरा टॉपिक है वो है वस्तु की मांग एवं पूर्ति की लोच। लेकिन पहले हमने आपको पढ़ाया वस्तु की मांग की लोच कर विवर्तन को किस प्रकार से प्रभावित करती है, और आज इसका दूसरा भाग कि वस्तु की पूर्ति की लोच, वस्तु की पूर्ति की लोच किस हद तक कर विवर्तन या करापात को प्रभावित करने का काम करती है। जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी। तो आज हम यहाँ पर क्या जानने वाले हैं, आज वीडियो के पार्ट नंबर 2 में हम जानने वाले हैं वस्तु की पूर्ति की लोच कर विवर्तन या करापात को कितना प्रभावित करती है। अर्थात यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे यदि वस्तु की जो पूर्ति की लोच है उसकी अलग अलग श्रेणियां हैं कि कितना कितना जो कर है क्रेता देगा और कितना कर विक्रेता देगा। तो वस्तु की पूर्ति की लोच क्या बतलाती है, वस्तु की पूर्ति की लोच बतलाती है कि कर का विवर्तन या कर भार विक्रेता और क्रेता कितना कर में वृद्धि होने पर भुगतान करेगा। यदि टैक्स में वृद्धि हो जाती है, सरकार के द्वारा कर में वृद्धि कर दी जाती है, तो कितना कितना भुगतान क्रेता करेगा और विक्रेता करेगा। ये हम किसमें जानने वाले हैं, वस्तु की पूर्ति की लोच के अंतर्गत इस टॉपिक में। तो यहां पर लिखा है सहन करेगा, वहन करेगा, ये क्या है, अर्थशास्त्र के शब्द हैं, लेकिन इसको हम सरल भाषा में कहेंगे तो कौन भुगतान करेगा, अर्थात विक्रेता ज्यादा करेगा या क्रेता ज्यादा करेगा या क्रेता कम करेगा विक्रेता ज्यादा करेगा। तो यह निर्भर करता है वस्तु की पूर्ति की लोच पर। तो यहां पर पहला हम लेते हैं, यदि वस्तु की पूर्ति क्या है, लोचदार है, वस्तु की पूर्ति यदि लोचदार है तो फिर क्या होगा कि कर का जो भार है, कर का जो भार है, यदि सरकार क्या करती है 100 रुपए का कर लगाती है वस्तु की पूर्ति पर, तो कर केवल विक्रेता देगा या कर केवल क्रेता देगा। लेकिन लिखा है लोचदार पूर्ति होने की स्थिति में कर का जो भार है दोनों पक्षों पर, क्रेता और विक्रेता पर बराबर पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है कि दोनों बराबर क्या करेंगे, कर भार सहन करेंगे, वहन करेंगे, या दोनों बराबर भुगतान करेंगे। माना सरकार कर लगाती है और वस्तु का मूल्य 100 रुपए बढ़ जाता है, तो उस 100 रुपए में से जो वस्तु को बेचने वाला दुकानदार स्वयं देगा, विक्रेता स्वयं देगा, और वह 50 रुपये जो है वह क्रेता से वसूल कर लेगा। कब करेगा, जबकि वस्तु की पूर्ति कैसी है, लोचदार है। तो ऐसा कब होता है, जब वस्तुएं टिकाऊ होती हैं, टिकाऊदार होती हैं, लंबे समय तक चलने वाली होती हैं। तो ऐसी वस्तुओं के संदर्भ में होता है कि जो विक्रेता है वो कर का भार किस पर, विक्रेता पर टालने में सफल हो जाता है। दूसरा है अत्यधिक लोचदार पूर्ति। अत्यधिक लोचदार पूर्ति, यदि वस्तु की पूर्ति क्या है, अत्यधिक लोचदार है, इट मीन्स है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, इकाई से अधिक है, एक से अधिक है, तो यहां पर कर का भार किस पर ज्यादा पड़ेगा। ओके, तो देखिए यहां पर क्या पड़ेगा, क्रेता अधिक और विक्रेता कम भार वहन करेगा। अर्थात जो खरीदने वाला है, यदि 100 रुपए टैक्स लगता है, तो मान लीजिए
कि 75 रुपये देगा क्रेता, वस्तु को खरीदने वाला, और केवल 25 रुपये का जो भुगतान करेगा वह विक्रेता करेगा। कब करेगा? जबकि वस्तु की पूर्ति कैसी हो? अत्यधिक लोचदार वाली हो। क्योंकि जो बेचने वाला है उसको पता है कि वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने से मैं कर को आसानी से ग्राहक पर शिफ्ट कर सकता हूं, क्योंकि वह इस वस्तु को लेगा ही लेगा। ओके, ऐसा ही यहां पर भी होता है। तो यदि वस्तु की पूर्ति कैसी है? लोचदार है, वहां पर वस्तु की पूर्ति की लोच की जो इकाई है, उसकी जो वैल्यू है, मान, वो हमेशा क्या होता है? एक होता है। क्या होता है? एक होता है। तीसरा है पूर्णतः लोचदार पूर्ति। यदि किसी वस्तु की पूर्ति कैसी है? पूर्णतः लोचदार है, लोचदार है, तो ऐसी स्थिति में कर कौन देगा? ऐसी स्थिति में संपूर्ण कर का जो भार है क्रेता सहन करेगा। अर्थात वस्तु को खरीदने वाला ही क्या करेगा? जितना भी टैक्स है उसको देगा। माना टैक्स लग गया 100 रुपया, तो 100 रुपये का उदाहरण के तौर पर पूरा का पूरा भुगतान कौन करेगा? खरीदने वाला, अर्थात वस्तु को खरीदने वाला करेगा, और जो बेचने वाला है उसका जो कर होगा वो शून्य हो जाएगा। तो पूरा पूरा जो सहन करेगा या वहन करेगा वह कौन करेगा? क्रेता करेगा। यहां पर लिखा हुआ है। अगला है, क्योंकि पूर्णतः लोचदार पूर्ति, अत्यधिक लोचदार पूर्ति, लोचदार पूर्ति, इसका उल्टा चलता है बेलोचदार पूर्ति। बेलोचदार पूर्ति, अब यदि वस्तु की पूर्ति कैसी है? बेलोचदार है, और साथ ही जो बेलोचदार पूर्ति हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं उसकी लोच के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो यदि वो वस्तु कैसी है? जल्दी खराब होने वाली है, जल्दी खराब होने वाली है, अर्थात जैसे सब्जियां हैं, मांस है, इस प्रकार से एक दिन में नहीं बिके तो ये खराब हो सकते हैं। तो इस प्रकार की यदि वस्तुएं हैं तो क्या होगा? देखो, पहला देते हैं बेलोचदार पूर्ति। यहाँ पर मांग की जो लोच होती है, ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, होती है लेस देन 1, इकाई से कम होती है। तो यहाँ पर अर्थात बेलोचदार वस्तु की यदि पूर्ति है तो जो विक्रेता है वह पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकता है, क्योंकि अल्पकालीन बाजार की स्थिति है, और अल्पकालीन बाजार में स्थिति जो होती है पूर्ति की वो स्थिर बनी रहती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जो कर होगा, केवल 25% जो कर होगा वह देगा कौन? क्रेता। ओके जी, और विक्रेता देगा अधिक, अर्थात 75% टैक्स का अकेला भुगतान करेगा विक्रेता, और 25% केवल करेगा क्रेता। तो बेलोचदार यदि वस्तु की पूर्ति है तो ऐसी स्थिति में क्रेता कम और विक्रेता अधिक कर सहन करेगा। तो उदाहरण के तौर पर हमने कर कह दिया कि 100 रुपये यदि टैक्स लगता है तो 75 रुपये कौन देगा? यहाँ पे लिखा है विक्रेता अधिक देगा। उदाहरण के लिए 75 रुपये विक्रेता देगा और मात्र 25 रुपये जो है वह क्रेता देगा। तो इस प्रकार से करों का बंटवारा हो जा रहा है। ठीक है, जिसे हम कह रहे हैं कर विवर्तन, कि कर का भुगतान अकेला विक्रेता नहीं कर रहा है और अकेला ही क्रेता नहीं कर रहा है, अलग अलग लोचदार पूर्ति की स्थितियों में। अंतिम है पांचवा, पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति। यदि वस्तु की पूर्ति कैसी है? पूर्णतः बेलोचदार है तो क्या होगा? ईडी इज इक्वल टू 0, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? 0 होगी। तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण भार विक्रेता सहन करेगा। यदि वस्तु की पूर्ति कैसी है? पूर्णतः बेलोचदार है, ये अल्पकालीन मार्केट की बात हो रही है। यहाँ पर भी वस्तु की पूर्ति लगभग स्थिर या पूर्ण रूप से यहाँ पर स्थिर होती है, तो अल्पकाल में वस्तु की पूर्ति को नहीं बढ़ा सकता है, और टैक्स लगने के कारण यदि वह वस्तु के मूल्य को ज्यादा बढ़ा देता है तो वस्तु बिकेगी नहीं, और वस्तु की प्रकृति है जल्दी नष्ट होने वाली, जल्दी खराब होने वाली, तो उसको नुकसान होगा। ऐसी स्थिति में यदि सरकार टैक्स लगाती है और मूल्य बढ़ता है तो उस टैक्स का पूरा जो भुगतान है संपूर्ण भार विक्रेता सहन करेगा। माना कि टैक्स नया लगता है 100 रुपया, तो क्या करेगा? वस्तु के मूल्य को बढ़ाने का काम करेगा, लेकिन वस्तु कैसी है? जल्दी खराब होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में वो वस्तु के मूल्य को नहीं बढ़ाएगा, पहले वाला जो मूल्य चल रहा है उसी पर बेचेगा।
तो जो 100 रुपया नया टैक्स लगा है, इसका संपूर्ण जो भार होगा, अर्थात जो पूरा का पूरा जो भुगतान करेगा, वह कौन करेगा? वह करेगा, यहाँ पे लिखा हुआ विक्रेता सहन करेगा। ओके, तो जो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, लोचदार पूर्ति, अत्यधिक लोचदार पूर्ति, पूर्णतः लोचदार पूर्ति, बेलोचदार पूर्ति, पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति। तो जो ये पूर्ति की बात कर रहे हैं हम, तो ये ठीक किसका अपोजिट है? मांग की लोच का उल्टा है, मांग की लोच के विपरीत है। तो जैसे लोचदार मांग होती, ठीक है, लोचदार मांग होती, अत्यधिक लोचदार मांग होती, पूर्णतः लोचदार मांग होती, बेलोचदार मांग होती। तो कुल मिलाकर ये जो पढ़ाया जा रहा है, इसका ठीक अपोजिट जो है वह मांग की लोच में हम पढ़ते हैं। तो उसको तो हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो जो यहाँ कहा जा रहा है, यदि हम वहां से तुलना करेंगे दूसरे भाग में, तो आपको कुछ दूसरा नजर आने को मिलेगा। लेकिन कर का विवर्तन कितना होगा? अकेला वस्तु की मांग और अकेला वस्तु की पूर्ति की लोच निर्धारित नहीं करती है, दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि यदि वस्तु की पूर्ति की लोच को यदि ध्यान में रखा जाए, तो वह किस किस तरीके से, कितने कर का विवर्तन कर सकती है, वह भी वस्तु की पूर्ति की लोच के अनुसार। अब हम इसी बात को यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। जो 5 प्रकार की पूर्ति की लोच की श्रेणियां हमने आपको बताई है, उसी बात को हम यहाँ पर रेखा चित्र के द्वारा समझेंगे, क्योंकि रेखा चित्र का अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यदि आपको रेखा चित्र बनाना आ जाता है और उतनी बातें यदि आप भूल भी जाते हैं और ये आपने बना दिया, तो आपको 2/3 नंबर मिलने ही मिलने वाले हैं। और परीक्षाओं में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, तो उसमें से तो हम देखते हैं कि यही लगभग लगभग बने रहते हैं, और इन्हीं में से आपको देखना पड़ता है कि कौन कौन सी स्थिति है कि जिसमें क्रेता अधिक देगा, विक्रेता कम देगा, या जिसमें विक्रेता ही विक्रेता देगा या क्रेता ही क्रेता देगा। तो सबसे पहले लिखा नंबर 1। तो नंबर 1 पर जो हमारा रेखा चित्र आ रहा है, जिसे डायग्राम कहते हैं, वह डायग्राम है लोचदार पूर्ति की वस्तुओं का। तो क्या करना है? 2 लाइन खींचनी है, 2 अक्ष खींचने, एक है ओ एक्स और एक है खड़ी लाइन ओ वाई। ठीक है, तो 2 अक्ष हमने ड्रॉ करने हैं। किसमें? जो पांचों जो रेखा चित्र है, 2 अक्ष ड्रॉ करने हैं। एक हो गया एक्स अक्ष और एक हो गया वाई अक्ष। ओके, नीचे वाले पर लिखा जाएगा मात्रा, क्वांटिटी, और जो वाई अक्ष है इस पे लिखा जाएगा मूल्य। पांचों पर यही आएगा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है मूव, शॉर्ट में लिखा है मूल्य, फिर यहाँ मूल्य, अर्थात खड़ी लाइन पर मूल्य और पड़ी लाइन पर प्रत्येक रेखा चित्र में, प्रत्येक डायग्राम पर वस्तु की मांग और पूर्ति आएगी, जिसको हमने लिखा है मात्रा। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है? लोचदार पूर्ति की स्थिति में जो डायग्राम बनेगा, उसके लिए क्या करना आपने? सबसे पहले आपने यहां से एक क्या करना है? पूर्ति वक्र ड्रॉ करना है। ठीक है, इस पे लिखेंगे एस एस, ये हमारा पहला पूर्ति वक्र है। तो कीमत कहां पर निर्धारित होगी? सबसे पहले तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहां से एक मांग वक्र ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसपे हम लिखेंगे डी डी। अब इस मांग वक्र ने यहाँ पर एक दूसरे को क्या किया, अर्थात ई पॉइंट पर वस्तु की मांग और पूर्ति क्या है? दोनों बराबर हैं। तो जहां पर वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर होती है, वहां पर किसी वस्तु का मूल्य क्या होता है? तय होता है। तो इसको नीचे मिलाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर Q अर्थात ओ क्यू पर वस्तु की मांग पूर्ति क्या है? बराबर है, अर्थात वस्तु की मांग और पूर्ति या ई पॉइंट पर क्या है? बराबर है, संतुलन की अवस्था में है। तो कीमत कितनी तय होगी? इसको इधर मिलाना है, तो यह लिखा है P। P पर क्या होता है? प्राइस, मूल्य। तो पहले तो आपने यह ड्रॉ करना है कि यहाँ पर पहले वाले में था, यहाँ पर डिमांड कर्व हो गया और इधर सप्लाई कर्व हो गया, एक दूसरे को काटा। मात्रा कितनी है? ओ क्यू, कीमत कितनी तय हुई? P। ओके, ये तो प्रत्येक में होगा ऐसा ही पहला। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है? थोड़ा दाईं तरफ चलना है। ठीक है, ये हमारा बायां हाथ है, और दाईं तरफ आपने क्या करना है? एक मांग वक्र और ड्रॉ करना है, और इस पे लिखेंगे डी। ठीक है, डैश डी डैश, किसी पे D1 भी लिखा रहता है। तो इसने पूर्ति वक्र को कहां पर काटा? जहां पर काट रहा है। ठीक है, ये दूसरा संतुलन का बिंदु है। ठीक है, ये होगा E1। ठीक है, और इसको नीचे मिलाएंगे और ये होगा Q1। ये ऊपर क्यों गया? क्योंकि टैक्स में वृद्धि कर दी गई है।
टैक्स में जब वृद्धि होती है तो मूल्य बढ़ता है। मूल्य बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में मूल्य क्या होगा, कहाँ पे निर्धारित होगा, जहां पर जो मांग वक्र है वो पूर्ति वक्र को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, काटने का काम करेगा। तो इसको दाईं तरफ शिफ्ट करना है, ओके, कुछ दूरी पर। और यहाँ पर हो गया E1 इक्विलिब्रियम फर्स्ट, इक्विलिब्रियम सेकंड। तो इसको यहां मिलाएंगे और यहां पर प्राइस क्या हो गया, P1, अर्थात प्राइस P से बढ़कर इतना ऊपर चला गया, ऊपर चला गया। इतना काम करना है। इसके बाद आप क्या करेंगे कि जो टैक्स का जो भुगतान है वह कौन करेगा, अर्थात कौन कितना कितना टैक्स देने वाला है, अर्थात क्रेता कितना टैक्स देगा, विक्रेता कितना देगा इस मूल्य वृद्धि के कारण। तो पहला संतुलन का बिंदु यह है ई, तो क्वांटिटी क्या है ओ क्यू। अगला मूल्य किस कारण से बढ़ा, कर लगने से बढ़ा, तो मूल्य यहाँ चला गया, तो वस्तु की क्वांटिटी क्या होगी Q1, ठीक है। इसलिए मांग वक्र क्या हुआ, दाईं तरफ शिफ्ट हो गया। पूर्ति वक्र कुछ नहीं करना है, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं टी ए वाला, ठीक है, और ए वाला पॉइंट में लिख देता हूँ के। वस्तु की पूर्ति की लोच में विक्रेता का जो हिस्सा होगा वह ऊपरी तरफ होगा, ठीक है जी, और क्रेता का नीचे आएगा। लेकिन मांग की लोच में क्या बताया था कि क्रेता का ऊपर और विक्रेता का नीचे। अब पूर्ति में क्या होगा, यहाँ ऊपर वाला हिस्सा विक्रेता के पक्ष में आएगा। तो लोचदार पूर्ति की स्थिति में पहले बता चुका हूं कि देखिए यहां से लेकर E1 और टी ए वाला जो त्रिभुज है, इतना जो टैक्स है वह विक्रेता देगा। इतना टैक्स कौन देगा, विक्रेता देगा। विक्रेता सहन करेगा, आप डैश करके यहां लिख सकते हैं विक्रेता सहन करेगा, ठीक है। और इधर देखिए ये ए वाला अर्थात ETK, इतना जो टैक्स है वो कौन देगा, वह क्रेता देगा जो वस्तु को क्रय कर रहा है। तो यहां पर देखिए दोनों जो त्रिभुज है इस प्रकार से E1T और ETK, ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं। तो बराबर बनाने आपको इसको, जो ये दर्शाता है कि कर में वृद्धि होने से कर का जो भार है दोनों पर, क्रेता और विक्रेता पर बराबर पड़ेगा। तो इसलिए ये दोनों वाले त्रिभुज आप बराबर बनाएंगे, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे हमने डिमांड कर्व इधर कर दिया, ठीक है जी, ये वाला, फिर ये कर दिया। तो सबसे पहले आप क्या ड्रॉ करेंगे, पूर्ति वाला वक्र ड्रॉ करेंगे। ये तो हो गया कौन सा वाला, ये वाला हो गया लोचदार पूर्ति। और ऐसी स्थिति में मांग की जो लोच होती है वो कितनी होती है, एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होती है, 1 होती है। दूसरा जो हमारा डायग्राम है वो क्या है, अत्यधिक लोचदार पूर्ति का है। किसका है, अत्यधिक लोचदार पूर्ति का है। इसको भी बनाना कैसा है, सेम वही है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे लगाइए, ओके जी, एक पॉइंट यहाँ पे लगाइए। तो इस प्रकार से आप एक पूर्ति वक्र ड्रॉ करने में सफल हो जाएंगे। इस प्रकार से SS सबसे पहले आप एक पूर्ति वक्र ड्रॉ करेंगे। उसके बाद क्या करना है, क्योंकि हम कीमत की बात कर रहे हैं तो कीमत को केवल पूर्ति ही क्या नहीं करती है, निर्धारित नहीं करती है। अब मांग का वक्र क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से एक मांग का वक्र ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया D, ये हो गया D। संतुलन कहाँ पर हुआ, जहां पर एक दूसरे को इन्होंने काटा, ठीक है जी, E पॉइंट हो गया। इसको इधर मिलाइए, ये हो गया। तो कीमत कितनी हो गई OP और क्वांटिटी हो गई OQ। तो संतुलित कीमत कितनी है, पहले OP या QE इसको कह सकते हैं। अब अत्यधिक लोचदार पूर्ति में क्या होता है, टैक्स बढ़ता है। तो टैक्स बढ़ेगा तो क्या होगा, कीमत बढ़ेगी। तो फिर हमें एक मांग वक्र इसके दाईं तरफ क्या करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। ये यहाँ पर इसको कट कर रहा है, E1 लिखेंगे, इस पे लिखेंगे D डैश और D डैश। दूसरा हमारा दाईं तरफ शिफ्ट होगा मांग वक्र, जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों को काट रहे हैं। यहाँ से नीचे ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है जी। यहाँ देखिए ये हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे Q1, एक Q है, ये Q1 हो गया। इधर से मिलाएंगे तो ये कर देगा प्राइस को। तो प्राइस क्या हो गया, अप हो गया। प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन अब यहाँ पर देखना है कि टैक्स कौन ज्यादा दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये E1 यहाँ पर भी लिख देते हैं, K इस पॉइंट पर और T इस पॉइंट पर लिखिए।
अब देखिए हम पहले बता चुके हैं कि अत्यधिक लोचदार यदि किसी वस्तु की पूर्ति है, यदि कोई महंगी कार है तो दुकानदार को पता है, विक्रेता को पता है कि इसने कार तो लेनी है, पैसे इसके पास है ही, तो क्या कर देगा, अधिकांश जो टैक्स है उसी पर क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा, अर्थात उसी से वसूल कर लेगा। कोई BMW कार लेने गया तो भाई कोई अच्छा खासा अमीर आदमी ही होगा, तो अधिकांश टैक्स क्या कर लेगा, जो विक्रेता है वो खरीदने वाले से ही क्या कर लेगा, वसूल कर लेगा। तो यहाँ पर देखिए E1K ये वाला जो त्रिभुज है, ठीक है, ये विक्रेता इतना टैक्स सहन करेगा या वहन करेगा। पहले बता चुका हूं कि जो मैं यहाँ बता रहा हूं तो यहाँ विक्रेता का पक्ष ऊपर है, किस स्थिति में, वस्तु की पूर्ति की लोच की स्थिति में, और मांग की लोच की स्थिति में ठीक इसका उल्टा हो जाता है, यहाँ नीचे जा जाता है विक्रेता, ऊपर आ जाता है क्रेता। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ऊपर वाले हिस्से में विक्रेता की, तो विक्रेता पर देखिए कितना टैक्स लग गया, E1K, और जो पूरा टैक्स लगा था वो कहां से कहां तक लगा है, यहाँ T से लेकर E1 तक टैक्स लगा है। ये लाइन जो है इसको नीचे खींचना है, ओके, बनाने का क्या करना, अभ्यास करना है। अब देखिए यहां से E-K-T ये वाला हिस्सा देखिए, अब ये वाला हिस्सा देखिए, E-T या A-T और K, ये हिस्सा बड़ा है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, विक्रेता कर कम देगा और क्रेता अधिक देगा, अर्थात खरीदने वाला जो उपभोक्ता है वस्तु का कर ज्यादा देगा, ठीक है जी, और ये क्या करेगा, ऊपर विक्रेता कम देगा। तो इसका जो त्रिभुज देखिए छोटा है कि बड़ा है, इसका बड़ा है, देने वाले का बड़ा होगा, जो ज्यादा देगा वो बड़ा होगा, और जो कम देगा वो क्या करेगा, उसका आकार छोटा होगा, छोटू जैसे होगा। तो इसलिए आपने छोटे बड़े का ध्यान रखना है। उधर हम उदाहरण के द्वारा भी समझा चुके हैं कि किस प्रकार से 25 और 75 का हिस्सा बनता है। तो मान लीजिए कि ये 25 है तो ये क्या है, 75 है, 100 हो गया, तो 100 यदि टैक्स बढ़ गया रुपये में तो 25 रुपये कौन देगा, विक्रेता देगा, और 75 रुपये कौन देगा, या किससे वसूल करेगा, वो करेगा क्रेता से, खरीदने वाले से, तो दोनों क्या हो गए, 100 हो गया। अब आप देखिए तीसरा जो रेखा चित्र है ये हमारा ये है पूर्णतः लोचदार पूर्ति का, किसका है, पूर्णतः लोचदार पूर्ति का है। तो पूर्णतः लोचदार पूर्ति के लिए वही, अब अक्ष बताने की जरूरत नहीं, कौन एक्स होगा कौन वाई है, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं, कौन मतलब सभी जगह यही लिखा जाएगा। तो जब पूर्णतः लोचदार पूर्ति होती है तो जो पूर्ति वक्र है पहला वो सीधा कैसे होता है, पड़ा होता है, सीधे के सीधे क्या होता है, पड़ा होता है, अर्थात कीमत ओपी है तो पूर्ति, अर्थात यहाँ तक मान लीजिए कि 5 रुपये प्राइस है, ठीक है, तो पूर्ति 5 रुपये पर, चाहे वो 10 है 20 केजी हुई तब भी वही रहेगी, 30 केजी मतलब 100 ले अनंत तक क्या रहेगी, प्राइस वही रहेगा, कीमत बिल्कुल बदलेगी नहीं, ठीक है, सप्लाई ज़्यादा हो जाए चाहे कम हो जाए। लेकिन अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यदि पूर्णतः लोचदार पूर्ति की स्थिति में सरकार टैक्स लगाती है और टैक्स लगने से वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, तो कर का जो संपूर्ण भार है, जैसे हमने आपको बताया कि पूर्णतः लोचदार पूर्ति की स्थिति में संपूर्ण भार कौन सहन करेगा, क्रेता सहन करेगा। अब देखो कैसे करता है सहन, इसके लिए ऊपर से हमने एक दूसरा सप्लाई कर्व क्या करना है, ड्रॉ करना ही होगा, एस डैश, और कीमत यहां आ जाएगी, ओके। तो अभी रह गया मांग वक्र, तो मांग वक्र ड्रॉ करना है, ठीक है जी, लो मांग वक्र हमने ड्रॉ कर दिया, ये इसमें एक ही मांग वक्र बनेगा। तो देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर उसने एक इंटरसेक्ट किया, ई होगा पहला, दूसरे यहाँ पर किया E1 हो गया, इसको यहाँ नीचे ड्रॉ कर, ये हो गया Q पर, और ये नीचे आ गया, ये हो गया Q1, ओके। तो देखिए यहाँ से लेकर ये जो यहाँ पर लिख देते हैं T, तो ये वाला हिस्सा देखिए E1T, ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है, ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है, तो इतना जो टैक्स देगा, मूल्य में जो वृद्धि हुई है, ये पूरा का पूरा जो विक्रेता है वह वसूल करेगा, किससे, क्रेता से वसूल करेगा, किससे करेगा, क्रेता से वसूल करेगा, ठीक है। तो ये E1T इतना जो टैक्स है, कर में जो वृद्धि हुई है, इसका जो संपूर्ण भार है पूर्णतः लोचदार पूर्ति की स्थिति में वह कौन देगा, क्रेता देगा, या क्रेता सहन करेगा, लेकिन मांग कम हो जाएगी, ठीक है, मांग थोड़ा पीछे आ जाती है। अगला देखिए, ये रेखा चित्र हमारा चौथा, ये है बेलोचदार पूर्ति का,
कौन सी पूर्ति का है? बेलोचदार पूर्ति का है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंट लगाइए, आप यहाँ पर एक पॉइंट लगाइए, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ से आप इस लाइन को ड्रॉ कर लीजिए सीधे। थोड़ा सा जो हमारा पूर्ति का वक्र है वो लोच के अनुसार कैसा हो रहा है, इधर देखिए कैसा है, ठीक है जी, इधर कैसा बन गया, उधर कैसा बन गया, तो इधर कैसा बन गया। तो ऐसा आपने बनाना है। उसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ से एक मांग वक्र ड्रॉ करेंगे, क्योंकि मांग और पूर्ति के द्वारा ही किसी वस्तु की कीमत क्या होती है, तय होती है, ठीक है जी। यहाँ पर देखिए, तो ओ क्यू वस्तु की मांग और पूर्ति है, तो पहला प्राइस ओपी है। हमारा संतुलन का पॉइंट क्या है, ई है। यहाँ पर इतना तो सबने करना है, पहले सभी रेखा चित्रों में ऐसा ही होगा। उसके बाद क्या होता है, टैक्स लगता है। तो टैक्स लगने से क्या होगा, वस्तु महंगी होगी। हमारा डिमांड जो कर्व है वो हमारा दाईं तरफ शिफ्ट होगा, इधर डैश करते हैं, डी डैश, कहीं D1 लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं। इसको करेंगे हम नीचे, ठीक है जी। और हमारा जो ए चले जाएगा यहाँ, तो कीमत यहाँ से ऊपर, अर्थात इतनी कीमत क्या हो गई है, बढ़ गई है। किस कारण से बढ़ी भाई, टैक्स लगने के कारण से बढ़ी है। तो टैक्स लगने के कारण से बढ़ी, इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हो गया E1, यहाँ पर हम लिख देते हैं T इस पॉइंट पर, T इस पॉइंट पर K। तो यहाँ से लेकर ये पूरा टैक्स का हिस्सा बन गया, ठीक है जी, क्रेता और विक्रेता का। लेकिन इसमें कौन कितना देगा, अब यहाँ पर देखना है, इसके आकार को देखकर। ऊपर देखिए E1T, ये हिस्सा बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर वस्तु की पूर्ति कैसी है, बेलोचदार है। वस्तु की पूर्ति बेलोचदार है, खराब होने वाली वस्तु है, ठीक है। वस्तु की पूर्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता है, क्योंकि अल्पकालीन बाजार की दशा को ये दर्शाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि खराब होने वाली वस्तु है और टैक्स बढ़ गया, और उसने पूरा भार किस पे डाल दिया कि जो खरीदने वाला है, और उसने ना खरीदा तो उसका जो कच्चा माल है, मांस है, खत्म हो जाएगा, सड़ जाएगा, ठीक है जी, सब्जियां सड़ जाएंगी। इसलिए ये जो भाग है, इतना भाग, अर्थात अधिक भाग जो है, अधिक कर जो है, वो विक्रेता सहन करेगा। और ये छोटा सा यहाँ पर छोटू है, यहाँ पर, ठीक है, कौन सा वाला, ETK, ये वाला टी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है जी। इतना हिस्सा जो होगा वो विक्रेता देगा, ठीक है। कौन सी स्थिति में, इन नंबर कौन सा है, यहाँ लिखा हुआ है चौथा नंबर का, बेलोचदार पूर्ति का। और यहाँ पर मांग की जो लोच होती है वो क्या होती है, लेस देन वन। लेस देन वन का अर्थ क्या है, इकाई से कम होती है, एक से कम होती है। तो ये ऊपर वाला विक्रेता का हिस्सा है, माना 100 रुपए टैक्स लगा, तो 75% या 75 रुपए इसको मान लीजिए, और 25 रुपए इसको मान लीजिए। तो 25 रुपए कम होता है और 75 रुपए क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इस प्रकार से ये हिस्सा ज्यादा बनना चाहिए, ये कम बनना चाहिए। लेकिन आपने ध्यान रखना है किस पे, सप्लाई का कर्व किस प्रकार से घूम रहा है। और 5वें नंबर का जो हमारे पास है वो है पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति का डायग्राम, ठीक है जी। ये 5वें नंबर का पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति, यहाँ पर क्या लिखा है, जब पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति की स्थिति होती है वस्तु की, तो पूर्ति की लोच क्या होती है, 0 होती है। इसको भी याद रखना है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, 100, संपूर्ण भार विक्रेता सहन करेगा, बेचने वाला सहन करेगा। 100 रुपए का टैक्स लगता है, तो 100 का 100 रुपया कौन देगा, विक्रेता देगा, क्योंकि ये भी अल्पकालीन बाजार को ही दिखाता है, कि खराब होने वाली वस्तुओं को ही दर्शाता है। तो देखो भाई, तो ये हमारा सप्लाई का कर्व सीधे खड़ा होगा, क्योंकि पूर्ति जब स्थिर रहती है, अर्थात 50 किलो है, ठीक है, मांगने वाले खरीदने वाले 50 आ जाए, 200 आ जाए, 1000 आ जाए, ठीक है जी, या 4 ही आए, पूर्ति उतनी ही रहेगी। तो कीमत कहाँ पर तय होगी। अब आपने यहाँ से तो एसएस वक्र तो हमने ड्रॉ कर रखा है, यहाँ से आप एक डिमांड कर्व ड्रॉ करेंगे, ये होगा DD, ठीक है। दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों यहाँ पर देखिए भाई, E इक्विलिब्रियम यहाँ पर है, तो प्राइस OP है, ठीक है। P फॉर क्या होता है, प्राइस सांकेतिक अक्षर है, तो OQ पर क्या है, डिमांड एंड सप्लाई दोनों बराबर है। अब क्या होता है, टैक्स बढ़ता है तो मूल्य वृद्धि होगी। तो अगला मांग वक्र क्या करना पड़ेगा, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ये होगा D डैश, इसने यहाँ पर इसको इंटरसेक्ट किया, E1 हो गया, इसको इधर मिलाइए, ये हो गया P1। तो इतना यहाँ से लेकर ये टैक्स क्या हो गया है, बढ़ गया है, टैक्स बढ़ गया है। लेकिन हम बता चुके हैं कि खराब होने वाली वस्तु है, ठीक है। हम माना कि मांस की बात ही कर लेते हैं, ठीक है, बकरी का मांस है, ठीक है, खूब काट रखा है, बट यदि टैक्स लगने के कारण वह उसके मूल्य को बढ़ा देता है, तो क्या होगा, ग्राहकों की संख्या कम हो सकती है। ग्राहकों की संख्या क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में वो मीट नहीं बिकेगा, वो खराब हो जाएगा, उसको नुकसान होगा।
तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक का जो टैक्स है, अर्थात पी से लेकर P1 या ई से लेकर E1, इतना जो टैक्स है, यही बॉक्स को कर लीजिए, इतना जो टैक्स है, इसका जो संपूर्ण भार है वो कौन देगा, वह बेचने वाला देगा, विक्रेता देगा। और जो खरीदने वाला है, टैक्स वृद्धि का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो किसी प्रकार का टैक्स नहीं देगा। तो आज हमने आपको क्या बतलाया, आज हमने आपको बतलाया वस्तु की पूर्ति की लोच कर विवर्तन को कितना प्रभावित करती है, अर्थात कितना कर विक्रेता देगा और कितना कर क्रेता देगा। तो यह डिपेंड किस पर करता है, वस्तु की पूर्ति की लोच पर डिपेंड करता है। तो कुल मिलाकर अब दोनों टॉपिक क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं, तो दोनों का निष्कर्ष क्या निकलता है, दोनों एक साथ आ जाएंगे। वस्तु की मांग एवं पूर्ति की लोच अकेला ही क्या नहीं कर सकती है, कर विवर्तन को प्रभावित नहीं कर सकती है। मतलब दोनों मिलकर क्या करेंगे, कर का कितना कितना शिफ्ट होगा, दोनों मिलकर काम करते हैं, कितना कर शिफ्ट होगा एक दूसरे पर, ये बात निर्भर करती है दोनों की सौदेबाजी पर, दोनों की सौदा करने की शक्ति पर निर्भर करता है कि कितना टैक्स कौन देगा और कितना कौन देगा। तो इस प्रकार से आज का जो टॉपिक है हमारा समाप्त होता है। तो कुल मिलाकर वस्तु की मांग एवं पूर्ति की लोच का जो टॉपिक है, हमने उसको दो भागों में बांटा। पहले भाग में हमने आपको पढ़ाया वस्तु की मांग की लोच, और दूसरे भाग में अर्थात इस टॉपिक में आज हमने पढ़ाया वस्तु की पूर्ति की लोच। तो आई होप, मैं समझता हूँ कि आपको ये जो टॉपिक है वह भलीभांति समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, ठीक है, देखिए, सुनिए, तो निश्चित रूप से यह टॉपिक आपकी समझ में आ जाएगा। और डायग्राम बनाने की क्या करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है।